हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। तो क्या आप भी फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने से परेशान हैं? मतलब फास्ट नहीं सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम्स, इसलिए परेशान है। बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और आई कैन से majority ऑफ स्टूडेंट्स अगर एग्जामिनेशन की बात करें इसीलिए क्रैक नहीं कर पाते। उनको पेपर आता है पर पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना नहीं आता। अगर वही पेपर उनको थोड़े से लंबे टाइम के लिए दे दिया जाए, बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। पर बात तो वही है कि जहाँ पर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मे बी 3 मिनट लगा रहे हो, क्या उसको हम 2 मिनट में कर सकते हैं, 2.5 मिनट में कर सकते हैं? अगर आप हर क्वेश्चन पे 10 से 15 सेकंड बचा सकें, तो आई थिंक आफ्टर एवरी 5 और 6 क्वेश्चंस आपको एक सेपरेट मिनट एडिशनल मिल जाएगा, जिसमें आप एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो टॉप करने के लिए, एक अच्छा रैंक लाने के लिए नॉट ओनली यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स, बट आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, स्पीड को बनाना पड़ेगा। तो स्पीड पे कैसे काम करें, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल शेयर विद यू 5 मेन पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। एंड आपको रियलाइज होगा कि मैं क्यों फास्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा था। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, ऑल फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स। कौन से वाले टिप्स? देखिए, सारे के सारे फॉर्मूला तो सभी बोलते हैं कि याद होने चाहिए, है ना? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, शॉर्टकट से याद होने चाहिए। पर सर कैसे करें याद? क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एंड फॉर्मूला याद तो आता है बट वो बिट्स एंड पीसेस में याद आता है। ये नहीं समझ आता कि यार ये वाली टर्म न्यूमरेटर में थी, डिनोमिनेटर में थी, ये प्लस था, साइन माइनस था। मतलब हल्का-सा भूल गए होते हैं फॉर्मूला और इस चक्कर में डाउट हो जाता है कि क्या मुझे पूरा फॉर्मूला ढंग से याद है, नहीं है? क्योंकि गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो नंबर नहीं आएँगे। तो कैसे याद रखें वो छोटी-छोटी डिटेल? देखिए, जब भी आप कोई फ़ॉर्मूला पढ़ते हैं, नॉट ओनली उसको रटो मत, उसको समझो, उसके डेरिवेशन समझो, ताकि आपको ये पता लगे ये फ़ॉर्मूला आया कैसे है। जितना आप अच्छे से आपने फ़ॉर्मूला के ओरिजिन को, उसके डेरिवेशन को समझा होगा, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको फ़ॉर्मूला याद रहेगा। सेकंडली, जब भी आप फ़ॉर्मूला पढ़ते हो या किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, नॉट ओनली दैट क्वेश्चन, सोचो कि और किस-किस तरीके से इस फ़ॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस डिज़ाइन हो सकते हैं। मे बी ये वाली टर्म गिवन हो, ये अननोन हो या कुछ ऐसे होगा। जितने क्रिएटिव तरीके से आप ये सोच पाएँगे, ये और कैसे-कैसे मैं इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन डिज़ाइन करूँ, उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपको फ़ॉर्मूला याद रहेगा। बिकॉज़ द मोर यू यूज़ इट मेंटली, याद रहेगा। अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 3-4 क्वेश्चन किए, डायरेक्टली फ़ॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, तो वो फ़ॉर्मूला ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। ओके? सो ऑलवेज़ थिंक लाइक एन एग्ज़ामिनर कि और क्या क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं इस फ़ॉर्मूला के ऊपर? कैसे ट्रिकी उस तरीके से इसको घुमा सकता हूँ? ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं अब। सेकंड पॉइंट हमारा है मेंटल कैलकुलेशन के ऊपर आपको काम करना है, राइट? मेंटल कैलकुलेशन क्या होती है और मेंटल कैलकुलेशन करके हमें क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, जब भी हम क्वेश्चन कोई पढ़ते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो देयर आर टाइम्स लाइक मान लीजिए 47 इंटू 31 में मल्टीप्लाई करना है। तो 47 इंटू 31 मुझे पता है कि थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो व्हाई नॉट कि मैं 47 को अप्रॉक्सिमेट करके 50 ले लूँ और 31 को अप्रॉक्सिमेट करके 30 ले लूँ। राइट? तो आंसर आएगा आपका 1500। एक्चुअल आपका कितना आता था? अराउंड 30-40 का डिफरेंस आएगा। बट अगर चारों ऑप्शन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो आप अप्रॉक्सिमेशन यूज़ कर सकते हैं। तो पहले दिमाग में सोच लीजिए कि कुछ पॉइंट्स को अगर मैं मेंटली सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तो दैट विल सेव मी अ लॉट ऑफ स्पेस। क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे हो और आपने सारा रफ पेपर यूज़ कर दिया, जितना उसके ऊपर आप लिखोगे, उतना ज़्यादा वो क्लटर्ड होगा, chaos होगा और उतना ही आपका ऑब्जर्वेशन या आपकी गलती होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो जितना कम लिखेंगे आप रफ पेपर पे, बिल्कुल टू द पॉइंट जो लिखने वाली चीज़ है वही लिखिए, जो मेंटल कैलकुलेशन करके आपके स्टेप्स रिड्यूस हो सकते हैं, वो बचाओ, लिखने का टाइम भी बचेगा और आपका स्पेस भी बचेगा। तो और मेंटल कैलकुलेशन करने की अगर आप आदत डालेंगे, तो तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या कैलकुलेशन स्किल जो वो आपके इंप्रूव होंगे। हर चीज़ को लिख के सॉल्व करना है, तो उससे आपका टाइम डेफिनिटली बढ़ेगा, ठीक है? तो ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, ये ओवरनाइट नहीं होता। तो एवरी टाइम यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, देखो कि मैं इसका कौन-सा पार्ट मेंटली सॉल्व कर सकता था। मतलब यूनिट्स को चेक करो, गिवन यूनिट्स क्या हैं? ऑप्शन में क्या यूनिट्स पूछे हैं? क्या वो दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है तो मुझे यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेंटली उसको देखो कि कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ क्या मैं डायरेक्टली? तो जो भी उसमें चेंजेस करने हैं उसको मेंटली का प्रोसेस करो। तो दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट बचे हमारे पास, डिकोडिंग द क्वेश्चन। डिकोड द क्वेश्चन। क्वेश्चन डिकोड करने का मतलब क्या होता है? देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बड़ी फैंसी लैंग्वेज होती है उनकी। लैंग्वेज में ही हम उलझ जाते हैं या लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आती, हमें दोबारा वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कि ये कहना क्या चाह रहा है?
तो फैंसी वर्ड्स होते हैं, कई बार ग्रामर में कंफ्यूज आपको कर दिया जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको ग्रामर, उसके लैंग्वेज, इंग्लिश में नहीं फंसना है। यू हैव टू फोकस ऑन द डेटा पॉइंट्स। गिवन क्या क्या है मेरे पास, कौन सी टर्म्स गिवन है, क्या अननोन है, और कौन सा फॉर्मूला है, क्या वो रिलेशन है जो गिवन को अननोन के साथ कनेक्ट करता है। तो जितनी जल्दी आप, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें देखो मेरे को उसको डिकोड करना है। क्लटर को कट करते जाओ, जो फैंसी वर्ड्स एंड ऑल है ना, उनको हटाते जाओ। फोकस ऑन, अच्छा ये पॉइंट है, अच्छा ये वाला पॉइंट है, ये वाला गिवन है। जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, तो आप कहीं ना कहीं से ये भी आइडिया लगा लोगे कि अब इसमें कैलकुलेशन करनी कैसे है, इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा। जब तक माइंड में पूरा रास्ता क्लियर नहीं है कि कैसे मुझे आंसर तक पहुंचना है, डोंट स्टार्ट राइटिंग। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, कई बार बच्चों को लगता है कि पहला स्टेप लिख लेता हूँ, गिवन टर्म्स एंड दिस, और फिर शायद उससे दूसरा स्टेप मुझे आइडिया लगेगा कि क्या होना है। वो घर पे बैठ के करने में तो ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले स्टेप लिखोगे फिर सोचोगे शायद इससे कुछ निकलेगा, जादू होगा। नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डोंट वेस्ट टाइम, राइट द फर्स्ट स्टेप ओनली इफ यू नो हाउ टू रीच द लास्ट स्टेप। क्योंकि अगर पहला स्टेप आपने गलत लिख दिया, तो उससे जो सेकंड स्टेप जनरेट होगा वो गलत ही होगा। तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेप अगर आपने गलत डायरेक्शन में ले लिया, तो फिर आप गलत ही डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ठीक है, तो डिकोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस विद टाइमर। तो प्रैक्टिस विद टाइमर वाली क्या बात है सर? देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, कभी कभी मैं भी ये गलती पहले करता था, फिर मैंने सीखा। जैसे मान लीजिए डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं या होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, पीछे उसका आंसर चेक किया और खुश हो गए कि वाह यार ये तो सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व नहीं हुआ, गलत आ गया। पीछे देखा, अरे सिली मिस्टेक हो गई, यूनिट की हुई तो सिली मिस्टेक, बट आप उसको लेके परेशान नहीं क्यों, आप लोग यार छोटी सी तो गलती हुई। आप स्टिल पूरे कॉन्फिडेंस में कि चलो थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है, बट आपने उससे कुछ सीखा नहीं। तो अगर आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पीछे आंसर देख रहे हैं, तो आप कुछ नहीं सीख रहे। ना तो आपको ये पता लग रहा है कि मैं कितनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मे बी किसी क्वेश्चन को आपने 1 मिनट में कर लिया, किसी को आपने 6 मिनट लगा दिए। पर जब आपके पास मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहे हैं और आप 30 मिनट का टाइमर लगा के बैठ गए, तो अब आप कॉन्टिन्यूसली, आपके ऊपर वो प्रेशर है कि यार 30 मिनट का टाइमर है, मेरे को सारे क्वेश्चन तो नहीं, पर मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब अगर आपके सामने एक टफ क्वेश्चन है, आप बोलोगे भाई तू निकल साइड में, मैं इजी क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। तो आपकी आदत बनेगी कि मुझे टफ क्वेश्चंस को पहले अटैक नहीं करना है, उनको लास्ट के लिए छोड़ना है। मैं सारे पेपर के इजी क्वेश्चन को पहले टारगेट करूं। तो जब आप हर बार टाइमर लगा के प्रैक्टिस करोगे, तो आपका यही अटेम्प्ट रहेगा, यही कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम स्कोर करूं मैं। तो उसमें आप टफ क्वेश्चन को हमेशा इग्नोर करोगे और हमेशा इजी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन पे फोकस करोगे, एंड दैट विल बिल्ड अ हैबिट। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके सोचोगे कि मैं आज इजी इजी क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। नहीं, वो आदत पड़ चुकी होती है। हम टफ क्वेश्चन के साथ भी सिर मारते हैं, वहां पे टाइम बर्बाद करते हो, कॉन्फिडेंस भी अपना लूज करते हैं। तो ये आदत डालो। दूसरी बात, अब आपने मान लीजिए आधे घंटे में 20 क्वेश्चन किए, तो एक तो टाइम का प्रेशर, आपको उसकी आदत पड़ रही है। सेकंड, आपको ये पता लगा 20 में से 12 क्वेश्चन सही हुए, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो आपको ये पता लगेगा मेरा एक्यूरेसी रेट कितना है, और जो गलत हुए क्वेश्चन वो क्यों गलत हुए। अब एक बार एक एक करके देखो, अरे ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। इवन सिली मिस्टेक, मिस्टेक तो मिस्टेक है, -1 तो -1 होंगे। एग्जामिनर थोड़ा ना पूछेगा बेटा सिली मिस्टेक थी या ब्लंडर था। ठीक है, तो अब उसमें जो गलतियां की हैं आपने, उनको अच्छे से नोट डाउन करो कि ये मैंने गलती की, यहां पर ये नहीं करना था, यहां पर ऐसा करना था, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू डोंट रिपीट दैट। तो जितने कॉन्शियसली आप अपनी गलतियों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ही चांस है कि अगली बार आप वो गलती करने से बचेंगे, एंड आपको अपनी स्पीड का आइडिया लगेगा। यार आधे घंटे में मैं 10 ही क्वेश्चन कर पाया, नेक्स्ट टाइम यू विल ट्राई टू इंप्रूव योर स्पीड। तो हमेशा टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने, कभी भी एक एक क्वेश्चन करके पीछे आंसर नहीं देखना है। एंड नेक्स्ट इज लर्निंग। लर्निंग शीट बनाइए, मेक लर्निंग शीट। देखिए, लर्निंग शीट का लॉजिक क्या होता है। अब मैंने 30 क्वेश्चन किए, मान लीजिए 20-30 जितने भी क्वेश्चन थे, आपको क्या लगता है क्वेश्चंस करने का पर्पस क्या है? अगर आपको डीपीपी दी है टीचर ने, या होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, तो टीचर को उन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि वो चाहता है कि आप सॉल्व करके लाएं और टीचर को बताएं? डेफिनेटली नॉट। वो चाहता है कि आप सॉल्व करके, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू रीच एट द आंसर।
आप अप्रोच बिल्ड कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथोडोलॉजी बिल्ड कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका आपका डेवलप हो गया, तो आप हर एक क्वेश्चन में सही तरीके से अप्रोच करोगे, तो देयर आर चांसेस कि आप कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। बट अगर आप ये फोकस रहोगे कि मेरे को कुछ भी करके आंसर निकालना है, बाय हुक और बाय क्रूक, तो दैट इज़ अ वेरी बैड अप्रोच। क्योंकि वो सेम क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आपको मिलेगा। तो आंसर मैटर नहीं करता है, मेथोडोलॉजी मैटर करती है। आप कैसे आंसर तक पहुंच रहे हैं, कितने लॉजिकली आप चल रहे हो, आप सही से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझे? स्टेप बाय स्टेप आपकी अप्रोच कितनी करेक्ट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हमेशा हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, 20 क्वेश्चन की 30 क्वेश्चन, उसमें आपने क्या सीखा कि यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना था, या एक नया तरीका आपने सीखा, या आपको ये पता लगा यार इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, इससे मेरा टाइम भी बचेगा और ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो कई बार हमें शॉर्टकट्स भी डिस्कवर करते हैं, हम अपने आप डिस्कवर कर लेते हैं। कुछ गलतियाँ हमें मिलती हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उनको लिखो। उससे क्या होगा? अब 30 क्वेश्चंस करके आपने सीखा क्या? वो जो आपने लिखा है वो उसका दैट इज़ द रियल लर्निंग। उसको डॉक्यूमेंट करो। तो कल को आपको वापस से वो 30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। उन 30 क्वेश्चंस में जो आपने सीखा है वो आपने एक पेज पे लिख लिया है। उसको पढ़ के आपका दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग दोज़ 30 क्वेश्चंस अगेन। क्योंकि जो आपसे पहली बार सॉल्व हो गए थे, वो तो अगली बार भी हो जाएँगे। जो नहीं हुए थे, वो क्यों नहीं हुए? क्या आपने वहाँ पे लर्न किया? नोट इट डाउन। तो हर चैप्टर में अगर आप लर्निंग पेज बनाएँगे और बाद में दोबारा उस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हो, कुछ भी नया उसमें सीख रहे हो, उसे उसी शीट में ऐड करो वो इन्फॉर्मेशन, सो दैट उस चैप्टर के नोट्स आपके धीरे-धीरे ग्रो करते रहेंगे, इम्प्रूव होते रहेंगे। लास्ट में आपके पास हर चैप्टर के स्मार्ट नोट्स होंगे, तो आपको इतनी बड़ी किताब पढ़ने की बजाय कुछ पेजेज़ ही पढ़ना है ना, आपका एंटायर सिलेबस विल बी रिवाइज़। और ये स्मार्ट नोट्स हर बच्चे के यूनिक होंगे, क्योंकि कौन से बच्चे को किन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आई, उसने क्या सीखा, हर एक की लर्निंग बिल्कुल यूनिक होगी, तो कॉपी आप नहीं कर सकते, समझे? तो जो सीख रहे हो उसको डॉक्यूमेंट जरूर को, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दैट्स अ वेस्ट। या आपने इतनी मेहनत भी की और उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, राइट? तो क्लियर है ये? तो ऑल फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स याद होनी चाहिए, सारी सारी चीजें, ग्राफ, सब कुछ, ठीक है? उनको भी इंक्लूड करो अपने स्मार्ट नोट्स में। मेंटल कैलकुलेशन की आदत स्टार्टिंग से डालिए। डिकोड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते ही कोशिश करिए कि मेरे को फैक्ट्स और डेटा को फोकस करना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। यूनिट्स को साथ के साथ, है ना? मतलब यूनिट्स पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए। कई बार यूनिट्स को देख के क्वेश्चन का हिंट मिल जाता है। ठीक है? देन प्रैक्टिस विद टाइमर एंड मेक अ लर्निंग शीट। लेट मी नो आपको सेशन कैसा लगा। इफ देयर इज एनी पॉइंट यू वांट टू ऐड, यू कैन ऑलवेज ऐड इन द कमेंट सेक्शन एंड शो सम लव इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है? चलिए, धन्यवाद। शेयर करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए एंड स्माइल करते रहिए। थैंक यू, बाय।